कंटेनर में शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप सेफ एजुकेट। कैसे शुरू करें बिना खेत की खेती, और पाई वेंचर्स के मनीष सिंघल से खास बातचीत। इस सब के साथ मैं हर्षदा सावंत फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आवाज एंटरप्रेन्योर पर। कुछ लोगों को बिजनेस के गुर विरासत में मिलते हैं और नई पीढ़ी सालों से चल रहे पारिवारिक बिजनेस में कुछ नया जोड़ती है, कुछ इनोवेट करती है। आज की हमारी कवर स्टोरी ऐसी एक एंटरप्रेन्योर पर है। 1997 में शुरू हुआ सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स कारोबार सेफ एक्सप्रेस ट्रक्स और कंटेनर्स की मोबिलिटी का मंजा हुआ नाम है, और इस कारोबार में काम आने वाले कंटेनर्स को क्लासरूम में बदलने का जिम्मा उठाया है जैन परिवार की बहू दिव्या जैन ने। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं में स्किल सेट की कमी को एड्रेस करने के लिए दिव्या ने 2013 में शुरू किया स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप सेफ एजुकेट। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की नींव होती है बड़े बड़े ट्रक्स और कंटेनर्स जो सामान को जगह जगह पहुंचाते हैं। कैसा होगा अगर यही कंटेनर शिक्षा को भी हर जगह पहुंचा सके? इसी आइडिया के साथ दिव्या जैन ने शुरुआत की कंटेनर बेस्ड लर्निंग सेंटर की। दिव्या ने इस आइडिया से सेफ एजुकेट वेंचर से स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा। 2013 में शुरू हुआ ये स्टार्टअप लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन से जुड़ते हुए शिक्षा को फिजिकल और कंटेनर बेस्ड लर्निंग सेंटर के जरिए गांव और शहरों के बच्चों तक पहुंचा रहा है। फैमिली की लॉजिस्टिक कंपनी सेफ एक्सप्रेस में ट्रेंड एम्प्लॉयज की कमी और बाजार में इस सेक्टर से जुड़ी शिक्षा के स्तर को देखने के बाद दिव्या ने सेफ एजुकेट के जरिए माहौल बदलने का फैसला किया। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन कोई इंडिया में इसके बारे में जानता नहीं है और बच्चे इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। दे डोंट नो कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है। सो दैट्स वेयर सेफ एजुकेट स्टार्टेड फ्रॉम। सेफ एजुकेट की शुरुआत राजस्थान से हुई, जहां दिव्या और उनकी टीम ने पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन से जुड़ी ट्रेनिंग को लेकर जागरूकता फैलाई और लोकल बच्चों को ट्रेनिंग लेने के लिए राजी किया। टीचर्स को शामिल करने के लिए सेफ एक्सप्रेस में काम कर रहे अनुभवी लोगों को चुना गया। जहां सेफ एजुकेट के ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर फिजिकल स्कूल बेस्ड हैं, वहीं जिन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं है, वहां कंटेनर स्कूल फॉर्मेट काम में लाया जाता है। इससे एक सेंटर बनाने का सेटअप आसान होता है, साथ ही शिपिंग कंटेनर को स्क्रैप करने में लगने वाली कीमत और उससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। These are completely mobile, ये कहीं पे भी जा सकते हैं। हम कंटेनर्स को बच्चों तक लेके जा सकते हैं। सो लॉट ऑफ टाइम्स हम गाँव में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो छपरा में, नॉर्थ ईस्ट में हमने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। वी कैन ऑल्सो प्लेस दैम इन अ प्लेस लाइक दिस, वेयर हाउस में या इन अ फैसिलिटी, इन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो यहीं पे बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं और यहीं पे वो फिज़िकली देख सकते हैं कि काम कैसे होता है। सो द लर्निंग इज़ मैग्नीफाइड 10x। जो आप एक क्लासरूम में सीखेंगे वर्सेस जो आप यहाँ पे सीखेंगे, इट इज़ फिनोमिनल। एक्सेल में आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें नेम डालिए। सेफ एजुकेट 3 और 6 महीने के कोर्सेज मुहैया कराता है, जिसमें लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑटोमेशन जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। साथ ही बच्चों को अंग्रेजी, एटिकेट्स, कंज्यूमर स्किल जैसी ट्रेनिंग देकर ग्रूम भी किया जाता है, जिससे वो नौकरी करने के लिए तैयार हो सकें। बच्चों को थियोरेटिकल ट्रेनिंग के बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे वो काम को और बेहतर तरीके से समझ सकें। इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई से लेकर रहने, खाने का सभी इंतजाम भी ये स्टार्टअप ही करता है। कोर्स खत्म होने के बाद सेफ एजुकेट ही इन स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट भी कराता है। इसके लिए स्टार्टअप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस, मदरसन सुमी समेत 500 कंपनी से टाई अप कर चुकी है। अपने ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षा देने के साथ कंपनी IIM लखनऊ, NIT जैसे 25 इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर भी इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सेज चलाती है। सेफ एजुकेट फीस और फंडिंग बेस्ड 2 तरीके के रेवेन्यू मॉडल पर काम करती है। फीस बेस्ड में स्टूडेंट के जरिए कोर्सेज के लिए चुकाई गई फीस से रेवेन्यू आता है, वहीं फंडिंग में CSR और गवर्नमेंट पॉलिसीज के जरिए जुटाई गई फंडिंग से कंपनी अपने ऑपरेशंस मैनेज करती है। जहां सेफ एजुकेट कई जगह पर फी बेस्ड मॉडल चलाता है, वहीं ज्यादातर इलाकों में फंडिंग बेस्ड मॉडल के जरिए काम होता है। इसके लिए सेफ एजुकेट को मदद मिलती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे सरकारी प्रोग्राम्स की।
So what NSDC has definitely helped us is in funding. So I always say that Safe Educate एक social organization है. We काफ़ी हमारे को इसमें starting का support came from Safe Express CSR and the CSR of different corporates. लेकिन government funding access NSDC से and Ministry of Rural Development से काफ़ी मिला है. Within Ministry of Rural Development there's a scheme called DDU GKY जिससे हम काफ़ी strongly associated हैं. You know, they've given us funding for over 200 crores in the past year and a half कि इसको इस scale पे ले जाने के लिए. Within NSDC we're also working with PMKVY. हमारे we've trained over 30,000 kids under PMKVY. इस साल भी हम और 20,000 तक बच्चे PMKVY में ट्रेन करेंगे. कंपनी अब तक कारोबार में 5 से 6 करोड़ का निवेश कर चुकी है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल ट्रेनिंग सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में हुआ है. एक आइडिया से शुरू हुआ सेफ एजुकेट आज दिल्ली, बिहार, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट समेत 23 राज्यों में पैर जमा चुका है. कंपनी ने 2017-18 में 13.5 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, लेकिन इस सफर में मुश्किलें कम नहीं रहीं. इस इंडस्ट्री में छिपे मौकों को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना और इससे जुड़ी शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को प्रेरित करने में स्टार्टअप को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी. एक तो सेक्टर बहुत ही अलग है. आई डोंट थिंक कि हमारे सिवाय कोई मुझसे पूछे कि मेरा कंपटीशन क्या है. आई डोंट हैव एनी कंपटीशन क्योंकि इतना अलग सेक्टर है कि कोई किसी ने आज तक में भी सोच या पहल नहीं की है कि लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन में कुछ सिखाएं. तो द फर्स्ट चैलेंज हैज़ बीन टू गेट एक्सेप्टेड इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. कंपनीज़ को समझाना कि यू नो एक्चुअली जिसने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में पढ़ाई की हुई है वो आपके लिए बेटर है. So the acceptance of the idea has possibly been सबसे ज़्यादा हमारा challenging. And of course अब इतने scale पे आके एक multi locational organization को manage करना is quite challenging. सेफ एजुकेट अपने 5 साल के सफर में अब तक 150 ट्रेनिंग सेंटर के जरिए करीब 70,000 स्टूडेंट्स को लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से रूबरू करा चुका है. आने वाले सालों में स्टार्टअप अपनी पहचान को देश भर के हर जिले तक पहुंचाना चाहती है. साथ ही ट्रेनिंग को तेजी से बदलती इंडस्ट्री के रंग में ढालने के लिए नए कोर्सेज भी जोड़ने जा रही है. कंपनी ब्लॉकचेन, AI और रोबोटिक्स जैसे कोर्सेज भी जल्द शुरू करने वाली है. ये कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसीलिए लोन बेस्ड फॉर्मेट पर भी काम शुरू हो गया है. इससे स्टूडेंट्स लोन लेकर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकेंगे. कंपनी ने इसके लिए कई माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसी से भी टाई अप किया है, जहां CII और IIM जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स तो इंडस्ट्री ट्रेनिंग और शिक्षा पर खास ध्यान दे ही रहे हैं. वहीं ग्रामीण इलाकों में इसे पहुंचाने के लिए अभी भी सेफ एजुकेट जैसे कई स्टार्टअप्स की जरूरत है. भावना सती, दिल्ली. नए साल की शुरुआत हो गई है और 2019 के साल में नए आइडियाज की भी तलाश शुरू हो गई है. किन आइडियाज पर फोकस करेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट और खासकर टेक्नोलॉजी की स्पेस में क्या नया निकल कर आएगा, कहां पर इनोवेशन देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मनीष सिंगल, जो है फाउंडिंग पार्टनर पाई वेंचर्स के. मनीष, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं. 2018 का साल आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं पिछले 3 सालों में आप लोगों ने 7 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. लेकिन 2019 में प्लान क्या है, किस तरह की आइडियाज क्लिक करेंगी, आपके जहन में क्या है? 2019 में हम लोग का थीम सेम रहेगा. वी हैव टू इन्वेस्ट इन कंपनीज विच आर लुकिंग एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वही हमारा थीम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT एंड ब्लॉकचेन. तो हम उन कंपनीज को देखते हैं जिसमें इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनलॉक होता है. सो उसी तरह की कंपनीज में हम और इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस साल में. कुछ स्पेसिफिक जो थीम है वो हेल्थ केयर हमको बड़ा अच्छा लगता है. हेल्थ केयर में हमने ऑलरेडी 3 इन्वेस्टमेंट किए हैं. हेल्थ केयर में हमको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया डायमेंशन लेके आता है जो बाकी टेक्नोलॉजीज़ नहीं ला पाती हैं, और उसकी वजह से हमें लगता है कि हेल्थ केयर में जो इनोवेशन है वो बढ़ता रहेगा और उसको हम सपोर्ट करना चाहेंगे. दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडिया मार्केट में अभी ब्लॉकचेन का थोड़ा यूज़ केसेस बढ़ गए हैं. तो हमें लग रहा है कि फिनटेक में ब्लॉकचेन का यूसेज
बढ़ेगा और उसमें हो सकता है कहीं अच्छे अच्छे कंपनीज हमको मिलें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग थीम देखने को मिल रहा है कि वो ई मोबिलिटी स्पेस में। तो अभी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारा आपको डिलीवरी बॉयज़ रोड पे घूमते मिलते हैं, स्विगी है, अमेज़ॉन है, उबर है। सो अभी ये जो टू व्हीलर मार्केट है उसका डिमांड, ऑन डिमांड टू व्हीलर मार्केट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने के लिए इसको ज़्यादा वायबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर मार्केट आई थिंक जो है ये ओपन अप होगा 2019 या 20 में। कंपनीज लाइक ईथर एंड और एक दो और हैं, ये कंपनीज बड़ी अच्छी कर रही हैं और पूरा ग्राउंड अप इनोवेशन है इनका हिंदुस्तान से, जो बड़ी अच्छी देखने की बात है। तो ये 2-3 थीम है हमारे जो हम फॉलो करना चाह रहे हैं। सो 2019 में हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनोवेशन सपोर्ट करेंगे और इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए आप क्या टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वैसी कंपनियों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। तो हम लोग यूज़ केस ड्रिवन है, मतलब कि टेक्नोलॉजी क्या सॉल्व कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिर हम जाके टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन यूज़ केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट टेक्नोलॉजी के अलावा। तो उस लिहाज से फिर आप अपने आप को एक टेक फंड कहेंगे या फिर एक टेक फंड विद अ डिफरेंट आइडिया कि आप इम्पैक्ट पर भी ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने जो ई मोबिलिटी की बात की, यहाँ पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, पोल्यूशन कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम होगा। तो इस तरह के आइडियाज़ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करना हो, व्हाट रियली इंटरेस्ट यू इन दीज कंपनीज? तो थोड़ा सा डिफरेंस है। इम्पैक्ट एक आउटकम है, इम्पैक्ट गोल नहीं है हमारे लिए। Okay. तो वो जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम उन कंपनीज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं जो इनोवेशन बैक्ड हैं और जो जैसे आपने कहा कि दिनचर्या की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब ऐसी कंपनीज को हम बढ़ावा देते हैं टेक्नोलॉजी में और जो ये दिनचर्या की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक नेचुरल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। किसी भी स्पेस में आप ले लीजिए, हेल्थ केयर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में उसका इम्पैक्ट देखना ज़्यादा आसान है, लेकिन इम्पैक्ट एक आउटकम है, इम्पैक्ट एक गोल नहीं है हमारे लिए। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड करने वाली कंपनियों में आप है, ब्लूम है। ऑफ कोर्स अलग अलग आइडियाज़ पर आप सब लोग फोकस करते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यही एक सेक्टर है जहां पर सबसे ज़्यादा शायद एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स आप पैसे देते हैं, लेकिन उसके साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं आपकी टीम के साथ काम करने के, वो क्या होंगे? हमारे वो एंटरप्रेन्योर्स जो शायद आगे चलकर आपको अप्रोच करना चाहेंगे, उनको अगर एक इंसाइट दे सकें। कंपनी खड़ा करना काफ़ी मुश्किल काम है, 10-12 साल लग जाते हैं और जब आप शुरुआत करते हैं तो 2-3 फाउंडर होते हैं टिपिकली, तो वो पूरा कवर नहीं हो पाता है स्किल गैप, स्किल मैप। सो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कभी स्ट्रैटेजी में, कभी मार्केटिंग में, कभी टेक्नोलॉजी में। तो एक कोई आपके साथ एक अगर बाउंसिंग बोर्ड करके एक जुड़ जाए तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हम लोग का जो पहला एफर्ट रहता है वो कंपनीज के साथ काम करने के लिए कि उनके साथ हम एक बाउंसिंग बोर्ड बन जाएं, मैनेजर ना बने बट एक बाउंसिंग बोर्ड बन जाएं। उनको कोई तकलीफ हो तो वो हमसे पूछ सकें, हम उनको कुछ सलाह दे सकें, उनके साथ काम कर सकें। मनीष, क्योंकि आप इस बिजनेस में काफ़ी सालों से हैं, आप जानते हैं कि स्टार्टअप्स की दिक्कतें क्या होती हैं और आजकल सभी की गले की हड्डी यही बनी है, जो एंजल टैक्स सरकार ने सामने रखा है, उस पर कुछ आयनिंग आउट हुई है। हाल ही में हमने सुना कि ऑफ कोर्स अब सीबीडीटी के पास मामला जाएगा, मर्चेंट बैंक की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, तो सरकार चाहती है उन दिक्कतों को थोड़ा सा आयन आउट करे। क्या वो काफ़ी है? और आप बताइए, एंजल टैक्स से कितना परेशान आपकी खुद की इन्वेस्टी कंपनीज हुई हैं ऑफ लेट? किसी ने कहा है जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो मेरे को लगता है कि जो अभी सर्कुलर्स आ रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं, एक इस बात की तो खुशी है कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये बहुत छोटे स्टेप्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। एंजल टैक्स जो है बिल्कुल कतई रिमूव हो जाना चाहिए। इसमें कोई सर्टिफिकेशन, कोई
अप्रूवल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जो अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस ऑप्शन के साथ। सो गवर्नमेंट अभी भी देख रही है कि अप्रूवल आसान कैसे करें। मैं कह रहा हूँ अप्रूवल चाहिए ही नहीं। दूसरा, इस बजट में और गवर्नमेंट के पास स्पेशली इलेक्शन के पहले इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि एंजल इन्वेस्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि उनसे सबसे पहले पैसा आता है स्टार्टअप के पास। तो उनको इंसेंटिवाइज करें आप स्टार्टअप में पैसा डालने के लिए, बजाय उनको ऊपर टैक्स डालने के लिए। यूके में है, सिंगापुर में है, एंड काफ़ी अदर कंट्रीज़ में भी इंसेंटिव है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस तरह की थिंकिंग बना के अगर अप्रोच करेंगे तो इंडिया का और नाम रोशन होगा। तो ये चाहिए नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। इसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे एज ए नेशन। बहुत ही बेबाक राय आपने रखी है मनीष। एक मैं सुझाव सुन रही थी कि शायद स्टार्टअप्स पर बोझा ना डाला जाए। एंजल इन्वेस्टर्स को अगर आप उनकी एक डायरेक्टरी बनाएं, उनको रजिस्टर कर लें, और अगर वहां पर वो रजिस्टर्ड है तो शायद स्टार्टअप्स के लिए भी आसान होगा। ये इनफैक्ट IVCA में किसी ने रेकमेंड किया था। आई एम नॉट श्योर उस पर कितने अग्रेसिवली काम होगा या नहीं। क्या इस तरह के अगर उपाय निकाले जाते हैं, मामला थोड़ा सा और सेटल होगा? पुट इट ऑन द एंजल इन्वेस्टर, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं और फिर स्टार्टअप्स के लिए भी सहूलियत होगी। बिल्कुल, आई थिंक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का जो है एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगेन ये लाइसेंस राज की बात हो रही है कि हमें कहीं रजिस्टर करना है, अप्रूवल लेना है एज एन इन्वेस्टर। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन पे चलता है हर जगह। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन मेरे ख्याल से बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए इसको। और जो मिसयूज़ कर रहा है उसको जाके पकड़ो, जो इनोवेशन कर रहा है उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती एंजल टैक्स का बर्डन डाल रहे हैं। तो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उम्मीद है कि आपकी बात वित्त मंत्री ज़रूर सुने, क्योंकि बजट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आप लोग एक मंच पर आएंगे और स्पेशली अपनी आवाज़ को और बुलंद करेंगे, तो उम्मीद है कि उस पर काम ज़रूर होगा। जैसे हमने देखा है धीरे धीरे करके क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। मनीष, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट 2019 के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और शो के इस हिस्से में छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने के आइडियाज आपके लिए फिर हाजिर हैं। आज हम देखेंगे घर की खाली छत को बिजनेस के इस्तेमाल में कैसे लाएं। टेरेस फार्मिंग एक उभरता ट्रेंड है और इससे सालाना कम से कम 2 लाख की कमाई की जा सकती है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो जानते हैं एक ऐसा आइडिया जिसमें लागत भी कम है और कमाई अच्छी खासी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बिना मिट्टी के खेती की। बस इसके लिए जरूरी है घर की छत या खुला आंगन। आजकल टेरेस फार्मिंग एक उभरता ट्रेंड है जिसे कैश करने का बढ़िया मौका आपको मिल रहा है। इस तकनीक में मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है और पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को पानी के सहारे सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पौधे एक मल्टीलेयर फ्रेम के सहारे पाइप में उगाए जाते हैं और इनकी जड़ें पाइप के अंदर पोषक तत्वों से भरे पानी में छोड़ दी जाती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के सेटअप के लिए कई कंपनियां काम करती है जो शौकिया गार्डन से लेकर कमर्शियल फार्म सेट करने में आपकी मदद करती है। इसमें लेक्सेट्रा एग्रीकल्चर, बिटमाइंड्स इनोवेशंस, फ्यूचर फार्म्स, हमारी कृषि जैसे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन कंपनियों से हाइड्रोपोनिक्स सेटअप को खरीदा जा सकता है। 2 मीटर ऊंचे एक टावर में करीब 35 से 40 पौधे लगाए जा सकते हैं, यानी लगभग 400 पौधे वाले 10 टावर आप 1 लाख तक में खरीद सकते हैं। अगर सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आगे सिर्फ बीज और न्यूट्रिएंट का ही खर्चा आएगा। मौसम की मार से बचने के लिए नेट शेड या पॉली हाउस की जरूरत होगी। इस तकनीक के जरिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खेती होती है, इसलिए अक्सर किसान ऐसी सब्जियों का उत्पादन करते हैं जिसकी मार्केट में कीमत ज्यादा होती है, जैसे लिट्यूस या स्ट्रॉबेरीज। तो ऐसी महंगी फल सब्जियां उगाकर आप सालाना 2 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं।
आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए, या फिर आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।